हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मारवाड़ का राजवंश। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग थी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग थी। नेक्स्ट पॉइंट है मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राव सिंहा से। ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है राव सिंहा मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राव सिंहा को कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। आगे चलते हैं, राव सिंहा ने अपनी राजधानी खेड़ पाली को बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसे अपनी राजधानी बनाया राव सिंहा ने, तो खेड़ को बनाया। खेड़ कहाँ है? पाली में है। ठीक है। आगे चलते हैं, राव सिंहा की छतरी पाली जिले के बिट्ठू नामक स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं राव दुहड़ के बारे में। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1291 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है राव दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति लाकर बाड़मेर के नागाना में स्थापित की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको ध्यान रखना है, राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? नागणेची माता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। तो देखिए, मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर के मेवा नगर को राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मल्लीनाथ जी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर के मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलते हैं, मल्लीनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रावचूड़ा। तो रावचूड़ा के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका शासनकाल था 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, रावचूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रावचूड़ा ने खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल पर अधिकार किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में रावचूड़ा को मार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों, चांद बावड़ी जोधपुर में है। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रतिहारों ने रावचूड़ा को दहेज में मंडोर दिया था। दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, रावचूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं राव रणमल के बारे में। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1427 से 1438 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने पर नाराज होकर मेवाड़ चला गया। ठीक है। और दोस्तों, जहां उसे धनला की जागीर प्राप्त हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, रणमल को मेवाड़ में धनला की जागीर प्राप्त हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल मेवाड़ का शासक बना, है ना। आगे चलते हैं, रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। 1438 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं राव जोधा के बारे में। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक।
फर्स्ट पॉइंट है हमारा, राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1453 ईस्वी में राव जोधा मंडोर को जीतने में सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। राव जोधा ने कब जोधपुर की स्थापना की? तो दोस्तों 1459 ईस्वी को जोधपुर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टूक पर्वत पर करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़, जिसे गढ़ चितामणि और मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं, तो मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1438 ईस्वी में राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच आवड़ बावड़ की संधि हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई और किसके बीच हुई? तो दोस्तों 1438 ईस्वी में राव जोधा व मेवाड़ के राणा कुंभा के बीच हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह मेवाड़ के राणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंगारी देवी ने घोसुंडी बावड़ी बनाई। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को हराया था। आगे चलते हैं। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब डिस्कस करते हैं राव गांगा के बारे में। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1515 से 1531 तक। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, राव गांगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। राव गांगा के पुत्र मालदेव ने इनको महल की खिड़की से गिराकर इनकी हत्या कर दी, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मालदेव को कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता। चलिए अब डिस्कस करते हैं राव मालदेव को। तो इसका शासनकाल था 1531 से 1562 ईस्वी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, राव मालदेव के पिता का नाम राव गांगा और माता पद्मा कुमारी थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। राव मालदेव अपने पिता की हत्या कर राजा बना था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, राव मालदेव का राज तिलक सोजत पाली में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी इन्होंने। ठीक है, राव मालदेव ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा देवी से विवाह किया। कब विवाह किया दोस्तों? 1536 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट है, राव मालदेव ने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदेव को हशमत वाला शासक भी कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। जो पॉइंट्स बता रहे हैं उन्हें आपको अच्छे तरीके से नोटिस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदायूनी ने मालदेव को पुरुषार्थी राजकुमार कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्किप ना करें आप वीडियो को। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदेव ने सोजत का दुर्ग जो कि पाली में है, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में है, पोकरण का दुर्ग जैसलमेर में है, तो इन सभी दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अतः मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी में मालदेव और बीकानेर के राव जैतसी के मध्य लड़ा गया। ठीक है, जिसमें जैतसी मारा गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कब हुआ था ये युद्ध पाहेबा और साहेबा का। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1541 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदेव ने बीकानेर कुंपा राठौड़ को सौंप दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हुमायूं के द्वारा राव मालदेव के पास भेजे गए 3 दूत थे। पहला दोस्तों मीर समंद, दूसरा रायमल सोनी और तीसरा अतखा खां। ठीक है, आगे चलते हैं। गौरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी व मालदेव के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1544 के बीच में।
हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस युद्ध को जैतारण का युद्ध, जो कि पाली में है, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध को जैतारण का युद्ध पाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे की कीमत पर मैं हिंदुस्तान की सियासत खो बैठता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मालदेव के 2 राठौड़ वीर जैता और कुंपा थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मालदेव सिवाना बाड़मेर चला गया। आगे चलते हैं। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शेरशाह ने युद्ध के बाद जोधपुर पर अधिकार कर वहां का कार्यभार खमास खां को सौंपा। नेक्स्ट पॉइंट है। भारमली दासी के कारण उमादे भटियाणी मालदेव से नाराज हो गई, जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें आप। आगे चलते हैं। शेरशाह के अजमेर आक्रमण पर मालदेव ने रानी को अजमेर से लाने के लिए ईश्वर दास को भेजा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। आसा नामक बारठ ने ऐसा दोहा सुनाया कि उमादे रानी का आत्म स्वाभिमान जाग गया और वह मालदेव के पास नहीं गई। किसने सुनाया दोस्तों ऐसा दोहा? आसा नामक बारठ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। उमा देवी ने अपना शेष जीवन अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुरोज में व्यतीत किया। नेक्स्ट पॉइंट है। उमा देव 1562 ईस्वी में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और दोस्तों इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि पति की किसी भी वस्तु के साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उमा देव 1562 ईस्वी में मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी, तो इसे हम अनुमरण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रानी स्वरूप दे, जो कि मालदेव की पत्नी थी। ठीक है, रानी स्वरूप दे ने मंडोर के पास बहु जीरो तालाब बनवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों प्लीज साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे राव चंद्रसेन को। तो इनका शासनकाल था 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है, राव चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो इसका तीसरा पुत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया 1564 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। और दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि नागौर दरबार अकबर ने अकाल राहत कार्यों के लिए लगाया था और शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1572 से 1574 ईस्वी तक जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के राय सिंह को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, डेट भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। चंद्रसेन ने आजीवन अकबर से संघर्ष किया। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं चंद्रसेन के उपनाम कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, दूसरा है प्रताप का अग्रगामी, तीसरा है मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, चौथा है भुला बिसरा राजा और पांचवा है विस्मृत नायक। ठीक है, तो ये सारे उपनाम हैं चंद्रसेन के। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वेश्वर नाथ रेव ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे चलते हैं। अकबर के युद्ध के बाद राव चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग में शरण ली। ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के युद्ध के बाद राव चंद्रसेन ने कौन से दुर्ग में शरण ली? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग में शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट, 1576 ईस्वी में राव चंद्रसेन को पोखरण का किला जैसलमेर के हर्राज को बेचना पड़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। 1581 में सारण की पहाड़ियों में। ठीक है, प्लीज साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे मोटा राजा उदय सिंह को। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1583 से 1595 ईस्वी। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है 1583 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर का शासक मोटा राजा उदय सिंह को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खुर्रम शाहजहां इसी पत्नी के उत्पन्न
पुत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर बसाया था। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर बसाया। अब हम डिस्कस करते हैं स्वाई राजा सूर सिंह को। तो दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात अकबर ने स्वाई राजा सूर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1604 ईस्वी में अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी इनको। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए दोस्तों, प्लीज साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर बताइए। अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा गज सिंह को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने इन्हें दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया और अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया था। किनके कहने पर? अनारा बेगम के कहने पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कौन से शासक को कटार का धनी कहा जाता है? तो अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। आगे चलते हैं, शाहजहां के दरबार में अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां मीर बख्शी को मार दिया। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतीरे रीराड़ 1644 ईस्वी में नागौर के जाखड़िया गांव तथा बीकानेर के सीलवा गांव की सीमा पर हुई थी। ओके, अब इसमें नोट करने वाली चीज क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपको ये नोट करना है कि काशी छंगाणी की पुस्तक छत्रपति रासो में मतीरे की राड़ की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। तो दोस्तों, इनका शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक। फर्स्ट पॉइंट है, जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम को शाहजहां के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई। शाहजहां के द्वारा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को खिलत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, शाहजहां ने इसे राजा का खिताब और 4000 जात में सवार का मनसब प्रदान किया। आगे चलते हैं, जसवंत सिंह की आयु मात्र 11 वर्ष की थी जब इनको गद्दी पे बिठाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, शाहजहां ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री बनाया। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था। तो धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट, जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के दरबार नहीं खोले। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, जसवंत सिंह राठौड़ ने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर लाइन, हर नोट आपके लिए, हर सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। आगे चलते हैं, जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। जसवंत सिंह के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। ओके, आगे चलते हैं, मुहनोत नैन्सी उसका मंत्री था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नैन्सी ने नैन्सी री ख्यात व मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथों की रचना की, ठीक है। आगे चलते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुतानों का अबुल फजल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को क्या कहा है? तो दोस्तों राजपुतानों का अबुल फजल कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, जसवंत सिंह की पत्नी रानी जसवंत दे ने 1663 ईस्वी में रायका बाग और कल्याण सागर नामक तालाबों की निर्माण करवाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अफगानिस्तान के जामरूद नामक स्थान पर 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफर यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। ओके दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं महाराजा अजीत सिंह को। तो फर्स्ट पॉइंट है इनका, वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब से मुक्त कराकर उसे मारवाड़ का शासक बनाया। इसमें आपको नोट क्या करना है दोस्तों कि गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, ठीक है। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है दोस्तों? गोराधाय को, ठीक है। आगे चलते हैं, महाराजा अजीत सिंह को कलिंद्री नामक गांव, सिरोही में है ये, तो महाराजा अजीत सिंह को कलिंद्री नामक गांव में जयदेव पुरोहित के घर रखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ अपनी बेटी इंद्र कुमारी का विवाह किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह ने 1724 ईस्वी को अजीत सिंह की हत्या कर दी, इसलिए बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। दोस्तों पहला पितृहंता कौन था? मालदेव, है ना। अब दूसरा पितृहंता कौन है मारवाड़ का? तो बख्त सिंह, क्योंकि अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह ने 1724 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं, 1707 ईस्वी में देवारी समझौता हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास को राठौड़ वंश का उद्धारक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किन्हें कहा जाता है राठौड़ वंश का उद्धारक? तो दोस्तों वीर दुर्गादास को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसीज कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंधिया मोती कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंधिया मोती कहा जाता है। चलिए अब हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं महाराजा अभय सिंह को। तो इनका शासनकाल था 1724 से 1749 ईस्वी। तो फर्स्ट पॉइंट है, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हाकिम गिरधारी दास ने जोधपुर के खेजड़ली में पेड़ कटवाने का आदेश दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेजड़ली के इन पेड़ों को बचाने के लिए 12 सितंबर 1730 ईस्वी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी के दिन मेला लगता है। ओके। नेक्स्ट, खेजड़ली का वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अभय सिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को एकजुट करने के लिए आयोजित हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा बख्त सिंह को, ठीक है। तो महाराजा बख्त सिंह के बारे में आपको यही याद रखना है कि इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, ठीक है। प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला पाते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा विजय सिंह को। तो दोस्तों विजय सिंह ने विजय शाही सिक्के चलाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजय शाही सिक्के किसने चलाए? तो विजय सिंह ने चलाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विजय सिंह पर अपनी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था तथा समस्त कार्य उनके अनुसार ही चलते थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी कारण वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। तो वीर विनोद की रचयिता श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा भीम सिंह को। तो इनका शासनकाल था 1793 से 1803 ईस्वी। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि महाराजा भीम सिंह ने मंडोर में अजीत सिंह के स्मारक को पूरा करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाराजा मान सिंह। तो इनका शासनकाल था 1803 से 1843 ईस्वी, ठीक है। देखिए इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि गोरख संप्रदाय के आयस देवनाथ ने महाराजा मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। गोरख संप्रदाय के आयस देवनाथ ने महाराजा मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। चलिए आगे चलते हैं। महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। महाराजा मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा मान सिंह को सन्यासी राजा कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महाराजा मान सिंह को क्या कहा जाता था दोस्तों? सन्यासी राजा कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा मान सिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ में मान पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। ये पुस्तकालय का नाम आपको याद रखना है। और कहाँ करवाई थी दोस्तों स्थापना इसकी? जोधपुर के मेहरानगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके दरबारी कवि बाकीदास थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं गिंगोली का युद्ध या पर्वतसर का युद्ध, जो कि नागौर में हुआ था। तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर आमेर के राजा जगत सिंह के साथ 13 मार्च 1807 ईस्वी को गिंगोली का युद्ध हुआ। डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। गिंगोली के युद्ध में महाराजा मान सिंह की हार हुई थी तथा जयपुर का राजा जगत सिंह जीत गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा तख्त सिंह के बारे में। तो देखिए महाराजा तख्त सिंह मान सिंह के बाद जोधपुर के शासक बने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, महाराजा तख्त सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो किस शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया? तो दोस्तों महाराजा तख्त सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा तख्त सिंह ने 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक की संधि की थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हम महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बारे में। तो दोस्तों महाराजा तख्त सिंह के बाद जसवंत सिंह द्वितीय राजा बना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा सरदार सिंह के बारे में। तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1895 से 1911 ईस्वी। फर्स्ट पॉइंट है, 1895 ईस्वी में सरदार सिंह जोधपुर के राजा बने। नेक्स्ट है, चीन के बॉक्सर युद्ध में सरदार सिंह ने अपनी सेना चीन भेजी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार सिंह ने देवकुंड के तट पर अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय के स्मारक जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सरदार सिंह ने करवाया था, ठीक है। देवकुंड के तट पर अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय के स्मारक जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, ठीक है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा सुमेर सिंह के बारे में। तो दोस्तों महाराजा सुमेर सिंह का शासनकाल था 1911 से 1918 ईस्वी, ठीक है। 1912 ईस्वी में जोधपुर में चीफ कोर्ट की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय सुमेर सिंह और प्रताप सिंह अंग्रेजों की सहायता के लिए लंदन गए थे तथा फ्रांस के मोर्चे पर युद्ध करने पहुंचे। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा उमेद सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1918 से 1947 ईस्वी, ठीक है। उमेद सिंह के राज्याभिषेक के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग जोधपुर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक बार फिर से बोल देते हैं, महाराजा उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराजा उमेद सिंह ने 24 जुलाई 1945 ईस्वी को जोधपुर में विधानसभा के गठन की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो महाराजा उमेद सिंह ने 24 जुलाई 1945 ईस्वी को जोधपुर में विधानसभा के गठन की घोषणा की थी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं महाराजा हनुमंत सिंह के बारे में। तो इनका शासनकाल था 1947 से 1949 ईस्वी, ठीक है।
तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि महाराजा हनुमान सिंह जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कौन से शासक जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों, मारवाड़ का राजवंश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने डिस्कस कर लिया है राजवंश मेवाड़ का, मारवाड़ का। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।